आप सभी को नमस्ते। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। लंबी गहरी ब्रीदिंग करेंगे 2 से 3 बार। तत्पश्चात ओम का उच्चारण और फिर प्रार्थना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हाथों को रब करेंगे, हाथों की उष्मा को फेस पर लगाएंगे। आप सभी के भीतर विराजमान उस परम पिता परमात्मा को नमस्ते, मेरे गुरु को नमस्ते। धन्यवाद। आज की कक्षा शुरू करते हैं। थैंक यू पूजा जी। चलिए सब लोग पेपर पर क्या है, मैं एक पेपर शेयर की थी आपको। मैम वो ओपन ही नहीं हो रहा था। ओपन नहीं हुआ, वो तो लिंक था ना आपका, मैं लिंक शेयर की थी आपको। हाँ मैम, लिंक पे जाने के बाद वो ओपन ही नहीं हो रहा था, पेज ही नहीं आ रहा था मैम। सबके साथ हो रहा था ये? नो हाँ मैम, मेरे साथ भी है। ओपन तो हो गया है। हाँ हाँ। रीड करके भी देखा था, मतलब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। जैसे 3 क्वेश्चन है ये कि साहित्य में योग हस्तक्षेपों की क्या विशेषता है, हस्तक्षेपों के समूह की पद्धति गुणवत्ता क्या है, जो आरटीसी वगैरह ये है कुछ बताया हुआ। अभ्यास अवधि, आवर्ती, स्थान, वातावरण और योग हस्तक्षेप पे जोर देने की क्यों आवश्यकता है। फिर अध्ययन का डिजाइन RCT, ये मतलब ऐसा ऐसा कुछ। वेरी गुड वेरी गुड। RCT स्टडी जो है रिसर्च का सबसे अच्छा डिजाइन माना जाता है। ठीक है, तो एक सिर्फ वर्ड है रैंडमाइजेशन, बस आप इसको समझ जाएंगे तो ये स्टडी क्यों अच्छा होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो RCT स्टडी में क्या होता है कि जैसे कि कल उस दिन मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल दे रही थी ना, तो उसमें दो दो ग्रुप होते हैं, मतलब 2 कंट्री के प्लेयर होते हैं। तो दोनों जो 11-11 जो प्लेयर होते हैं तो उसमें क्या मैडम क्या बोला आपने, क्या स्टडीज बोला आपने? RCT स्टडी, रेंडमाइज कंट्रोल RCT? ट्रायल। हाँ, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं इसको। इसको सबसे अच्छा डिजाइन माना जाता है रिसर्च का। तो रेंडमाइजेशन क्या है ये मैं बता रही हूँ आपको। तो जैसे उस दिन मैं आपको क्रिकेट के बारे में बताई थी ना, तो क्रिकेट में जो हम कोई भी जब हम 2 ग्रुप बनाते हैं किसी भी खेल में तो कैसे बनाते हैं, दोनों तरफ बराबर की टीम होती है ना। बराबर मतलब कि जो है इधर अगर 3 क्रिकेटर है जिसकी मतलब जो जिसकी मतलब छह अच्छे बॉलर है, 6 अच्छे जो है बैट्समैन है, तो इधर भी 6 अच्छे बैट्समैन है, 6 अच्छे बॉलर है, ऐसे ही होता है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि, तो इसी को रैंडमाइजेशन बोलते हैं। जब हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हमें ग्रुप ऐसे क्रिएट करना चाहिए कि दोनों तरफ के जो पॉपुलेशन हो ना वो बराबर की हो। जैसे मान लीजिए आप डायबिटिक पेशेंट पे ही कर रहे हैं, तो जो आप योगा ग्रुप जो बनाया है आपने और जो कंट्रोल ग्रुप बनाया है आपने, दोनों तरफ बराबर कहने का मतलब है कि दोनों का जो है एज ग्रुप करीब करीब बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 5 से 10 साल का हमने एज ग्रुप लिया है, एक एज ग्रुप मान के चलते हैं, 5 साल तक का ही डिफरेंस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर बहुत सारी बीमारी जो रेयर होती है तो उसमें चलता है, ऐसे नॉर्मल मैं बता रही हूँ आपको। तो 2 ग्रुप जब हम बनाते हैं तो दोनों में हर चीज बराबर का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें हमने 35 से 36 मतलब 35 से 40 साल का लोगों को ले लिया योगा ग्रुप में, और इधर हमने जो है 10 से 20 साल का ले लिया, तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा, वैलिड नहीं होगा रिसर्च फिर हमारा। तो रैंडमाइजेशन हम इसी को कहते हैं। और रैंडमाइजेशन हम मतलब सॉफ्टवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर के भी थ्रू हम रैंडमाइज करते हैं, और ऑनलाइन रैंडमाइजर भी आता है, तो वो हम पढ़ेंगे बाद में। बस आपने RCT स्टडी बोला तो इसलिए मैं आपको समझा दी कि रैंडमाइजेशन क्या होता है। ठीक है मैडम मींस बराबर का चांस देना है सबको। बिल्कुल। ये जो करते सॉफ्टवेयर बताया मैम, हाँ ये जो सॉफ्टवेयर बताया, मतलब आप नाम बता सकते हो मैम? हाँ हाँ, देखिए पहले तो आपको फिजिकली क्या मतलब पहले तो आपको मैनुअली करना होता है। ठीक है, यस मैम। मैनुअली करने के बाद क्या होता है कि कोई भी हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं,
जैसे मान लीजिए कि मेरे में एक असेसमेंट टूल है डिप्रेशन, ठीक है, तो मैंने डिप्रेशन स्केल मतलब प्री डेटा ले लिया ग्रुप एज मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से भी और कंट्रोल ग्रुप से भी, और उन दोनों को जो है मिला करके मैंने ऑनलाइन डाल दिया। जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना, उसमें मैं डाल दी सबका लिस्ट कि ये इस एज ग्रुप का है, मतलब वो लिस्ट डालना होता है आपको, एक्सेल सीट डालना होता है। तो वो रैंडमाइजर क्या 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 करता है, आपको 2 ग्रुप बना के दे देता है, तो उसमें गलती होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। जैसे कि मैं डिप्रेशन स्केल का दे दी मान लीजिए, तो मान लीजिए कि अगर उसमें 10 डिप्रेसिव लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 5 इधर कर देगा, 5 इधर कर देगा, मतलब 5 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में दे देगा, 5 जो है कंट्रोल ग्रुप में दे देगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एकदम परफेक्ट ये बनता है आपका जो ग्रुप बनता है, क्योंकि दोनों तरफ आपको हर चीज बैलेंस में रखना है। मैडम प्लीज कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बारे में भी बताइए। कंट्रोल ग्रुप और देखिए, मैं आपको बस पेपर के लिए पूजा जी ने पूछा आरसीटी स्टडी, इसीलिए मैं बताई, ये हम लोग को पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, ठीक है। इसकी पूरी क्लास लूंगी मैं आपको, बस आपके नॉलेज के लिए मैं बताई कि रैंडमाइजेशन क्या होता है, रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी को अच्छा स्टडी क्यों क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हर चीज बराबर का होता है। ओके मैम। ठीक है, चलिए तो आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाई की थी, क्या टॉपिक था, टाइप्स ऑफ रिसर्च था ना, क्या जी था? मैम, टाइप्स ऑफ था मैम, स्कोप, अप्रोच और मेथड का करवाया था। स्कोप के हिसाब से, अप्रोच के हिसाब से और मेथड के हिसाब से। क्वेश्चन आंसर सेशन अभी करें या लास्ट में करें, जैसा आप बोलेगा मैं वैसा ही कर लूंगी। लास्ट में मैम कर लेना। लास्ट में कर लूं मैं, ठीक है। चलिए तो फिर अभी हम ऐसा करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज हम पढ़ाई करते हैं रिसर्च स्टेप का, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस मैम। अब देखिए, जब रिसर्च स्टेप से क्या समझ में आ रहा है, मतलब मैम जैसे हम कहीं जाते हैं रिसर्च तो प्रोसेस, ऐसे रिसर्च का क्या स्टेप होगा, मतलब किस किस तरीके से हम करेंगे उसका रिसर्च स्टेप। का प्रोसेस क्या होगा मैडम? हाँ, मतलब पहला ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जो भी रिसर्च करेंगे, चाहे मैं करूं आप करूं, एक प्रोसेस से जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टमैटिक है। रिसर्च क्या है, सिस्टमैटिक है, एक सिस्टम से चलते हैं हम। पहले हम एक सीरीज चलते, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह जाके हम छत पे पहुंचते हैं, मतलब रिसर्च को लास्ट देते हैं। तो आप जब भी एक्सपेरिमेंटल, देखिए मैं आपको बार बार बता रही थी कि ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी का प्रोसेस है, ये जो रिसर्च प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो है आपका जो डेटा कलेक्शन है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ये सब जो है आपका इसका प्रोसेस है। मैं एक बार इसको ये कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा बताइए, जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? मैम रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या हुआ आपका? मैम जैसे हमने लिया था कि डायबिटीज का मेडिटेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो ये हमेशा क्वेश्चन के फॉर्म में होता है जो भी आप रिसर्च करते हैं ना, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप रिसर्च आपका पूरा हो जाएगा तब आपके पास आंसर आएगा ना उसका। तो हम जब पहला प्रोसेस होता है वो क्वेश्चन के फॉर्म में होता है कि क्या मेरा योगा मॉड्यूल काम करेगा, क्या मेडिटेशन का डायबिटीज पे इफेक्ट होगा। पहला क्यों होता है, क्योंकि अभी हम प्लानिंग ही कर रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं। तो इसको हम लोग को रिसर्च स्टेप को जो है हमने 3 भाग में बांट दिया है, ठीक है। तो पहला भाग जो है वो मेथोडोलॉजी है, जिसको हम प्लानिंग बोलते हैं। जब ये मेथोडोलॉजी प्लानिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब डेटा कलेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका रिसर्च प्रोसेस इज अ 7 स्टेप प्रोसेस स्प्रेड अक्रॉस 3 फेजेस। तो ये आपका फेजेज ऑफ स्टडी है। तो इसमें फेज कितना है, मेथोडोलॉजी, जो प्लानिंग भी है आपका, डेटा कलेक्शन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और इसके अंदर के ये स्टेप्स हैं, ठीक है। ये स्टेप्स और भी हो सकते हैं, जैसे हाइपोथेसिस क्रिएट करना। किसी के पास कभी किसी ने सिनॉप्सिस बनाया है यहाँ पे, या सिनॉप्सिस का फॉर्मेट देखा हो आपने? हाँ मैडम मैंने देखा है। देखा है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें लिखा होता है ना
कि सबसे पहले तो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं आपका रिसर्च क्या है, किसके ऊपर कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्वेश्चन के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, पहले ये नेट पे बहुत क्वेश्चन आता था, ये आजकल नहीं आ रहा है, कि सबसे मतलब रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, तो वो रिसर्च क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिसर्च क्वेश्चन जैसा मैं आपको बताई थी कि कैसा होना चाहिए, आप जिस चीज पे भी रिसर्च कर रहे हैं वो डुएबल मतलब करने लायक होना चाहिए। हम कुछ ऐसा टॉपिक नहीं ले कि हम ले उसके बाद हम कर ही नहीं पा रहे हैं, हम उस रिसर्च का डिजाइन ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, यूनिक होना चाहिए और सोशली रिलीवेंट होना चाहिए। तो रिसर्च क्वेश्चन जो है, जैसे कि अभी पूजा जी ने किसने बताया था कि मेडिटेशन का डायबिटीज पे क्या इफेक्ट होगा, तो ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन हो गया। हम मतलब मुझे समझ में आ गया कि मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, मुझे किस चीज पे रिसर्च करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे मैम, उसका एक उसके विषय में लिटरेचर रिव्यू करेंगे कि इसमें पहले रिसर्च हुई है कि नहीं हुई है, कि हमारे रिसर्च कौन से रिसर्च से अलग है, और इसके आंसर ढूंढने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें अब मैम हाँ, ये अब देखेंगे जैसे कि कि मैं आपको बोलिए बोलिए। मैम इसमें ये मैं देखेंगे कि जैसे हम कपाल सूर्य भेदी का हम इस जो है डिप्रेशन पे देखना चाहते हैं, तो इस पे पहले लिटरेचर में क्या क्या व्यूज लिए, मतलब क्या क्या शोध हो चुके हैं और वहाँ पे कहाँ कहाँ पे उनकी कमियां रही हैं, फिर उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे मैम। इस लिटरेचर रिव्यू सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है मैम ठीक है, किसी भी तो रिसर्च हम में। देखेंगे, हाँ, लिटरेचर रिव्यू जो है हमारा, देखिए जब हमारा प्लानिंग फेज होता है ना, उस समय 80% लिटरेचर रिव्यू कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं उसमें और क्या ऐड हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे, जब भी ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होता है, ठीक है, अगर हम कोरोना वगैरह इन सब चीजों को छोड़ दे, तो जो अचानक से हो गया है या आ गया इस तरह की चीजें, तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होता है कि जिसमें रिसर्च नहीं हुआ हो, उसमें थ्योरेटिकल रिसर्च नहीं हुआ हो या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं। जो भी टॉपिक आप सोचेंगे, कभी आप गूगल स्कॉलर पे सर्च करके देखिएगा, उसमें आपको ढेर सारे पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको देखना होता है कि क्या हो चुका है, और जो हो चुका है उसमें आपको क्या करना है। ठीक है, आप कौन सा असेसमेंट टूल लेंगे। ठीक है, असेसमेंट टूल लेने का मतलब आपको नापना क्या है। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए हमको जो है पेपर देखना पड़ता है कि इस फील्ड में, जो भी फील्ड है मेरा, जो भी मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, उसमें कितने रिसर्च हो चुके हैं, क्या नया आया है, इसको और क्या एडिशन कर सकते हैं, मेरा रिसर्च कैसे इन सारे रिसर्च से अलग होगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है हम डिजाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो प्लानिंग प्रोसेस है ना, ये पेपर पेंसिल का प्रोसेस है। मतलब इसमें हम कुछ भी इसमें बस हम डिजाइन कर रहे हैं, पेपर पे लिख रहे हैं कि हमारा सैंपल साइज क्या होगा। ठीक है, हमारे सैंपल में अच्छा बच्चे मैडम, होंगे, एज ग्रुप क्या होगा, हाइपोथेसिस क्या होगा, लिटरेचर रिव्यू क्या हो, मतलब कहाँ से ये होगा, किससे किससे होगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बस हम पेपर पे लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बस हम ये सोच रहे हैं कि हमें अपना रिसर्च, जो मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, उसको हमें कैसे करना है, डेटा कलेक्शन कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमें अपने प्लानिंग प्रोसेस में कंप्लीट करना होता है। जब ये हमारा प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो बहुत सारे जो है अथॉरिटीज होती है जिससे हमें अप्रूवल लेना होता है कि जो हमने रिसर्च डिजाइन किया है, ठीक है, ये जो हमारा मेथोडोलॉजी है वो सही है कि नहीं है। इसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो अच्छा एक्सपर्ट मैडम, होते हैं। मैडम एक सवाल था इसमें हाँ हाँ। कि जैसे सपोज मेरा कोई रिसर्च किया, मैंने अप्रूव कर दिया कमेटी ने, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ मैं, और उसके बाद मैं अपने रिसर्च को किसी, जैसे हम सर्च करते हैं ना गूगल पे, कई ऑर्गेनाइजेशन होती है या वेबसाइट्स होती हैं, वो अलाउ करती हैं हमें कि हमारे रिसर्च को पब्लिश करेंगे, तो उनके भी तो कुछ क्राइटेरिया होते होंगे, या हर रिसर्च को अप्रूव कर देते हैं कि हाँ आइए और हम आपको जो है पब्लिश करते हैं आपके रिसर्च। नहीं नहीं, हाँ, मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए। वो आपका क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड नहीं है, वो आपने आपने मतलब रिसर्च हो गया है, आप पेपर पब्लिकेशन के लिए पूछ रहे हैं, है ना। तो पेपर पब्लिकेशन पे अभी हम आएंगे, अभी नहीं है। अच्छा। ठीक है, अभी हम प्लानिंग प्रोसेस में ही है। ठीक है, तो अभी जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, डिटरमिनेशन में लास्ट में आएंगे, तब फिर मैं बताऊंगी इसमें आप। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये आपका प्लानिंग प्रोसेस है। मैंने क्या क्या बताया आपको कि ये पेपर पेंसिल प्रोसेस है। इसमें आपने तैयार कर लिया कि कल किसी के पास सिनॉप्सिस का फॉर्मेट है, किसी के पास भी?
यहाँ पे जो मेरे किसी के पास है? ठीक है, चलिए कल मैं आपको सिनॉप्सिस दिखाऊंगी। जो हम प्लानिंग करते हैं ना, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। जैसे मान लीजिए आप बैंक जाते हैं, तो आपको अकाउंट ओपन करना होता है, तो वो फॉर्म देते हैं ना, आप अपना डिटेल भरते हैं उसमें। उसी तरह सिनॉप्सिस का प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। जो आपका ये प्लानिंग प्रोसेस है, उसमें आपको उसके हिसाब से सब भरना होता है कि आपका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन क्या है, फिर इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं, फिर उसके बाद आप हाइपोथेसिस लिखते हैं, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसके बाद आप डिजाइन बताते हैं, फिर सैंपल बताते हैं, सैंपल साइज बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके फेजेज ऑफ स्टडी कितने हैं आपके इसमें, तो ये ना आपका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है। वो जो है उस फॉर्मेट को आपको तैयार करना होता है। फिर बहुत सारे जो है ऑथोरिटीज से आपको अप्रूवल मिलता है। सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी देती है, फिर इथिकल कमिटी का होता है, फिर सीटीआरआई, जो सीटीआरआई हो गया आपका, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया से जितना भी हमारा रिसर्च होता है ना, वो आपको सब सारा सीटीआरआई वेबसाइट पे मिलता है, ठीक है। तो सीटीआरआई क्या क्या करता है, उसका काम होता है कि जैसे कि मूवी देखते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो जो वो एक नाम से दो मूवी बनता है क्या? पार्ट 1 पार्ट 2 तो बनता है, लेकिन एक नाम से दो 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 मूवी होता है? नो मैम। नहीं मैम, सेंसर बोर्ड जो है, हाँ, ये रोक देता है उसको। बिल्कुल। तो उसी तरह सीटीआरआई का क्या काम है, हमारा क्लिनिकल रजिस्ट्री ट्रायल ऑफ इंडिया का, कि जो मतलब मान लीजिए मैंने अपना जो टॉपिक मैं लिस्ट करा ली वहां पे, वो फिर वो टॉपिक जो है उस पर रिसर्च होगा, लेकिन वो जो मेरा टाइटल है ना, वो कोई और नहीं ले सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि जो है मुझे डायबिटीज पे ही मैंने रिसर्च किया, योगा डायबिटीज पे, तो इस तरह से तो हजारों रिसर्च हो चुके हैं, ठीक है। हजारों रिसर्च टाइटल भी होगा, तो वो टाइटल जो है आपका, वो आपका वहां पे ऑथेंटिकेट हो जाता है, मतलब वहां पे जो है वो उस टाइटल पे कोई दूसरा रिसर्चर नहीं नहीं कर सकता है। टॉपिक सेम होगा, समझ में आ रहा है? टॉपिक सेम होगा कि Yes. योगा और डायबिटीज, लेकिन जो रिसर्च टाइटल है वो सेम नहीं होगा। मेरा कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, और हजारों लोगों का कुछ और होगा। तो वहां पे एक तरह से उस रिसर्च के प्रॉब्लम को बुक कर दिया गया है। हाँ, मतलब वो फिर वो मेरा जो रिसर्च है मेरे टाइटल का, उस टाइटल को कोई दूसरा आदमी नहीं ले सकता है। हाँ, मान लो कि बुक हो ऐसा गया हो मतलब जाए, एक तरह। क्योंकि एक Yes. टॉपिक पे तो लाखों रिसर्च हो रहे हैं, तो हो सकता है कि जाने अनजाने में जो है आपका टाइटल ये हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं हो, तो इसके लिए सीटीआरआई बनता है, उसमें हम अपना जो है रजिस्टर करा देते हैं। तो उससे फिर जो है अगर कोई कल को करना चाहे भी, तो सीटीआरआई बता देगा कि इस पे इस टाइटल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इस पे जो है आपका रिसर्च वैलिड नहीं है, या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये प्लानिंग प्रोसेस जो है आपका टोटल जो है पेपर पेंसिल का कहानी है। इसमें आपके जो भी, जैसे मान लीजिए डायबिटीज और मेडिटेशन पे कर रहे हैं, तो डायबिटीज के जो डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिटेशन के लिए जो योग गुरु होते हैं, उन सबको आपको अपने रिसर्च में शामिल करना पड़ता है, ठीक है। को गाइड के रूप में, आपके गाइड के रूप में आपको रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है आपका सिर्फ प्लानिंग प्रोसेस, अभी सिर्फ आप सोच रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं किया है आपने। आपने बस सोचा है कि जो मेरा रिसर्च है उसको कैसे करना है, क्या क्या करना है, कहाँ से करना है, बस ये सब सोच रहे हैं आप। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। जब ये अप्रूव हो जाता है सारी अथॉरिटीज से, सारी बॉडी से, जब ये अप्रूव हो जाता है आपका जो रिसर्च प्रपोजल आपने बनाया है या जो सिनॉप्सिस आपने बनाया, जब ये अप्रूव हो जाता है, तो फिर बाद में हम कहाँ जाते हैं डेटा कलेक्शन करने। जैसे कि मेडिटेशन और डायबिटीज का आपने बोला था, तो उसके लिए हमारा सैंपल एज क्या होगा, एक आप लोग बताइए, मोटा मोटी सैंपल साइज क्या होना चाहिए और सैंपल एज क्या होना चाहिए? 40 मैम 40 हो गई, क्योंकि उसके बाद ही बेसिकली डायबिटीज स्टार्ट होती है। देखिए, इसमें भी डायबिटीज में भी दो चीजें, एक है टाइप 1, एक है टाइप 2, है ना। तो जी टाइप 1 तो आपका अर्ली एज में हो जाता है, टाइप 2 जो है आपका 40 प्लस, या जो है जो मतलब साइकोसोमेटिक डिजीज है, जो लाइफ स्टाइल के कारण किसी को हो गया, हेरिडिटी में नहीं है लेकिन उसके लाइफ स्टाइल के कारण हो गया, तो टाइप 2 में आ जाता है, यही है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप टाइप 1 वाले पे कर रहे हैं कि टाइप 2 वाले पे कर रहे हैं। डेटा कलेक्शन के लिए कहाँ जाना होगा आपको, किसको अप्रोच करना होगा इसके लिए? डायबिटीज पेशेंट जो पेशेंट मिलेंगे एक एक करके, तो हॉस्पिटल
हॉस्पिटल्स हो गए और कोई सेंटर्स हो गए। वेरी गुड। जहाँ पे मान लीजिए यानी तो ऐसे सेंटर को जहाँ योगा सिखाया जाता है वहां पे आपको डायबिटिक पेशेंट मिल जाए, है ना, या नहीं तो आप हॉस्पिटल को अप्रोच करेंगे कि वहां पे जो है यानी तो किसी सोसाइटी मतलब किसी ऐसे जगह को अप्रोच करेंगे जहाँ पे आप उनको मेडिटेशन देंगे और मेडिटेशन का इफेक्ट देखेंगे कि उनके ऊपर क्या हो रहा है, उनके शुगर लेवल पे क्या हो रहा है, या उनके किडनी के लेवल पे क्या हो रहा है, उनके बीपी लेवल पे, मतलब इस तरह का चीज आप देखेंगे असेसमेंट टूल लेकर के। तो डेटा कलेक्शन जो है हम यहाँ पे ये प्रोसेस खत्म होने के बाद जब हमारा ये प्रोसेस हो जाता है तो हम डेटा कलेक्शन के लिए निकलते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ डेटा हमने क्या क्या कलेक्ट किया। एक सबसे पहले तो हमने उनका शुगर लेवल लिया मेडिटेशन देने के पहले और मेडिटेशन देने के बाद, ऐसा ही होगा ना? जी मैम। ठीक है, और क्या क्या होगा? अगर किसी को डायबिटीज है तो और क्या क्या चेक कर सकते हैं? उनका वेट हाइट वगैरह चेक कर सकते हैं। चलिए अगर टाइप 2 में है तो हाइट मैटर नहीं करता है, वेट आप उसका चेक कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। वेरी मैम गुड। और हाइपरटेंशन वगैरह भी टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि होता ही है अमूमन। बीपी का भी कर सकते हैं। तो ये सारे आपके क्या है? ये सब आपके असेसमेंट टूल है। ये जो आप यूरिन टेस्ट कर रहे हैं, आप जो शुगर टेस्ट कर रहे हैं, ये सब क्या है? आपके असेसमेंट टूल है। तो इन सब का डेटा आ जाएगा ना आपके पास। मान लीजिए कि 50 लोगों पे आपने जो है रिसर्च किया, 50 आपके जो है योगा ग्रुप में थे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है आपका, और 50 आपके कंट्रोल ग्रुप में थे। टोटल सैंपल साइज कितना हो गया? 50 + 50 100 हो गया। वेरी गुड। तो 50 जो है आपने क्या किया, योगा ग्रुप का पहले डेटा लिया, ठीक है, प्री डेटा लिया, योगा मतलब मेडिटेशन देने के पहले आपने डेटा लिया। तो कितने सारे हो गए हमारे पास? ब्लड टेस्ट का डेटा हो गया 50 लोगों का, यूरिन का डेटा हो गया 50 लोगों का, हाइपरटेंशन का डेटा हो गया 50 लोगों का, वेट का डेटा हो गया, है ना? तो ये 3-4 मतलब 4 डेटा हो गए हमारे पास, हो गए ना? हमने डेटा कलेक्ट किया उनका। तो कितने डेटा हो गए? एक तो प्री डेटा लिया हमने उनको मेडिटेशन देने के पहले, फिर मेडिटेशन देने के बाद, फिर इधर भी जो 50 लोग कंट्रोल ग्रुप में थे उनको भी हमने पहले प्री लिया और फिर पोस्ट लिया। उनको हमने कुछ दिया नहीं, वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें डेटा लेना है। तो टोटल डेटा कितना हो गया हमारे पास? टोटल डेटा कितना हो गया हमारे पास? नॉर्मल देखिए तो 4 होगा क्योंकि दोनों ग्रुप में प्री और पोस्ट जो है एक्टिव और अगर हमारा सैंपल साइज 100 है 50 + 50 तो हमारे पास कितना? मैं आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि 4 हमने असेसमेंट टूल दिए पेशेंट को, 4 तरह का डेटा लिया पेशेंट से, ठीक है, तो हमारे पास कितना डेटा आ गया? जैसे मान लीजिए कि 50 हमने प्री लिया, 50 हमने पोस्ट लिया, इधर भी हमने 50 का प्री लिया, 50 का पोस्ट लिया, ठीक है, 400। वेरी गुड, ठीक है। तो इतना डेटा हो गया, तो इस डेटा का हम क्या करेंगे? उस पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। देखिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में भी 2 कहानी है। एक तो ये है कि आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है जिसमें आप मीन मीडियन मोड निकालते हैं, ठीक है। एक होता है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे मैं प्रोसेस समझा रही हूँ तो ये सब वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल वो जो हमने 400 डेटा हमारे पास आया है, यूरिन टेस्ट का, ब्लड टेस्ट का, हाइपरटेंशन का, वेट का, तो उनका अब हम क्या करेंगे? उसका अब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसको उसी को हम बोलते हैं, हम एक्सेल सीट बनाएंगे और एक्सेल सीट में जो है हम प्री डेटा लेंगे और पोस्ट डेटा लेंगे और देखेंगे कि हमने जो वेट प्री में लिया था क्या मेडिटेशन देने के बाद उसको उसके वेट में कोई फर्क पड़ा? फिर हम क्या करेंगे? फिर से हम देखेंगे कि जो ब्लड टेस्ट जो ब्लड शुगर लेवल था प्री डेटा में, क्या वो ब्लड शुगर जो है कम हुआ? मेडिटेशन देने के बाद क्या वो ब्लड शुगर लेवल कम हुआ, है ना? उसके बाद फिर हम और ये दोनों का चेक करेंगे। बहुत बारी क्या होता है कि कंट्रोल ग्रुप ही सिग्निफिकेंट आ जाता है, बहुत बारी होता है रिसर्च में। सिग्निफिकेंट का मतलब हुआ पॉजिटिव, मतलब जैसे मान लीजिए कि वेट जो है किसी पेशेंट का 40 kg था और मेडिटेशन करने के बाद उसका जो है 38 kg हो गया,
ठीक है। और ऐसा बहुत पेशेंट के साथ हुआ, 25 में से 30 लोगों के साथ ऐसा देखा गया कि उनका मेडिटेशन के बाद वेट कम हो गया, 1 kg 2 kg। तो हमारा डेटा सिग्निफिकेंट आया, इसका मतलब मेडिटेशन काम किया। फिर हम शुगर लेवल देखेंगे कि प्री में अगर शुगर लेवल मान लीजिए कि 180 था, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, और पोस्ट में क्या हो गया 120 या 110 हो गया, या मान लीजिए कि 160 ही हो गया, घट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेडिटेशन जो लोग कर रहे थे उन पे उनका जो है उनको फायदा किया, उनके शुगर लेवल में फायदा हुआ। तो इसका मतलब जो डायबिटिक लोग हैं अगर मेडिटेशन करते हैं तो उनका शुगर थोड़ा उससे कंट्रोल होगा, है ना। तो उसको सिग्निफिकेंट रिजल्ट बोलते हैं, जब हमारा प्री में ज्यादा और पोस्ट में कम हो जाता है। तो और यही सेम चीज हम कंट्रोल ग्रुप में भी करते हैं, उनको हम कुछ दिए नहीं है, वो डेली रूटीन में है अपने, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको चेक करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में सबसे पहले क्या करते हैं कि सारा डेटा को हम एक्सेल सीट पे डालते हैं। एक्सेल सीट में डालने के बाद हम जो है उसमें एनालाइज और इंटरप्रिटेशन, मतलब कि जो इंटरप्रेट करते हैं कि डेटा का रिजल्ट क्या हुआ, मतलब मेडिटेशन देने का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ डायबिटीज लोगों को, ठीक है, कि हम दोनों का कंट्रोल और योगा ग्रुप का रिजल्ट एक जैसा ही आया, ठीक है। इन्फर एंड मेक कंक्लूजन, वही हम कंक्लूजन करते हैं कि जो मेडिटेशन हमने डायबिटिक पेशेंट को दिया है उसका क्या हुआ। तो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आता है बहुत सारा, जैसे SPSS हो गया आपका, ठीक है, और आपका R हो गया, जमोबी हो गया, ये सब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। जब हम उसमें एक्सेल सीट डालते हैं और उसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास सब कुछ आ जाता है उसका रिजल्ट, ठीक है। फिर हम कंक्लूजन बनाते हैं कि क्या मेडिटेशन, जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे, रिसर्च क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या मेडिटेशन, क्या था क्वेश्चन, क्या मेडिटेशन शुगर लेवल को कम करता है या डायबिटिक लोगों के लिए फायदेमंद है, ऐसा ही क्वेश्चन बनाया था हमने। तो अब हम यहाँ कंक्लूजन लेंगे, क्योंकि क्या है कि हमारे पास डेटा आ गया, हम मेरा डेटा कलेक्शन, मेरा प्लानिंग हो गया, डेटा कलेक्शन भी हो गया। अब हम यहाँ कंक्लूजन लेंगे डेटा को देख करके, ठीक है। तो डेटा को देख के हम कंक्लूजन लेंगे कि हाँ, हमने जो 4 वेरिएबल्स लिए थे, जो हमारे 4 असेसमेंट टूल थे, उसमें से 4 में से 3 जो है सिग्निफिकेंट रहा, मतलब मेडिटेशन उसमें वर्क किया, ठीक है। और डेजिमिनेशन मतलब होता है, क्या होता है बताई थी मैं आपको, बताइए किसी को याद हो। जो मैम पब्लिश्ड होता है हमारा आफ्टर डेजिग्नेशन रिसर्च। हुआ कि जो आपने ये कंक्लूजन निकाला उसको हमें दुनिया को भी तो बताना है कि मेरे रिसर्च में क्या कंक्लूजन हुआ, मेडिटेशन क्या डायबिटीज के लोगों को फायदा किया, या जो है कंट्रोल और योगा ग्रुप का रिजल्ट एक जैसा ही हो गया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी उतना ही आया, जो है चारों जो वेरिएबल्स थे, और जिन्होंने योगा किया उनका भी उतना ही आया। तो कोई फायदा नहीं हुआ रिसर्च का हमारा। फायदा मतलब कहने का मतलब है कि मेडिटेशन काम नहीं किया फिर हमारा, है ना। तो हम इसमें कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारे पास जो 4 वेरिएबल्स हमने लिए हुए थे, जो 4 असेसमेंट टूल लिए हुए थे, उसमें से 3 का जो है सिग्निफिकेंट वैल्यू आया, ठीक है। तो ये हम पेपर लिख के बताते हैं कि जो है हमने अपना रिसर्च, यही जो यहाँ प्लानिंग प्रोसेस होता है ना, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, सैंपल साइज क्या लिया, कहाँ से किया, ये जो हम प्लानिंग प्रोसेस लिखते हैं, इसको पेपर के फॉर्मेट में फिर हमें लिखना होता है। जो भी जर्नल, डायबिटीज का जर्नल, जो भी जर्नल होता है, मतलब या योगा का कोई जर्नल होता है, तो उसमें हमें पेपर को पब्लिश कराना होता है कि एज ए रिसर्चर मेरा ये रिसर्च क्वेश्चन था, और यहाँ से मैंने लिटरेचर रिव्यू, ये डिजाइन ऑफ द स्टडी था, यहाँ से हमने डेटा कलेक्शन किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये जो है हमने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारी एनोवा लगाया है, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, मतलब ये सब जो है हम लोग को पढ़ाई करना है। ये सारा हम जब पेपर पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था पेपर पढ़ के आने के लिए। तो जब हम पेपर पढ़ते हैं तो एक रिसर्चर ने उस पर क्या रिसर्च किया है, ये कैसे किया है, ठीक है, वो सारा कुछ लिख के इसको पब्लिश कराना होता है। मैम फाइनल रिपोर्ट कह सकते हैं, हाँ, फाइनल रिपोर्ट कह सकते हैं इसको, मतलब अपने नहीं, ये जो है देखिए, इसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। जब तक आपका पब्लिश नहीं होता तब तक इसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। एक बार पब्लिश हो जाता तो रिसर्च पेपर, यही रिसर्च पेपर पढ़ के आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैम जब कंक्लूजन लिखेंगे, सारा रिजल्ट आ गया हमारा और वो पॉजिटिव भी है, तो उसको कंपेयर भी तो करेंगे ना मैम कि अदर रिजल्ट जो अदर इस टॉपिक पे किए हाँ, उनका रिजल्ट क्या।
बिल्कुल ये लिखना होता है पेपर में। जब आप पेपर लिखते हैं ना तो आप देखिएगा ये पेपर में आपको लिखना होता है कि इसी तरह का मतलब पेपर, एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था, उस पेपर में ऐसा हुआ था और मेरे पेपर में ऐसा, ये आपको देना होता है, बताना होता है पेपर में जब आप पढ़ेंगे ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप धीरे धीरे पेपर, आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो भी पढ़िए। एटलीस्ट आपको रिसर्च का जो लैंग्वेज है साइंटिफिक, देखिए एक साइंटिफिक है ना तो इसका लैंग्वेज भी साइंटिफिक होता है। जैसे मैं आपको सिग्निफिकेंट बोली तो सिग्निफिकेंट रिसर्च का क्या मतलब हो गया कि जो हमने मेडिटेशन दिया था उसका रिजल्ट सिग्निफिकेंट आया, इसका क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव आया पॉजिटिव आया। मैम, उसका हाँ रिजल्ट जो भी था पॉजिटिव था। बिल्कुल, ठीक है। तो आप जब रिसर्च पेपर पढ़ेंगे ना तो आपको रिसर्च बहुत जल्दी समझ में आएगा। कोई बात नहीं है, अभी आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बोरिंग भी होगा, हो सकता है कि आप 100 वर्ड्स पढ़े तो उसमें हो सकता है 5 ही वर्ड समझ में आए, ठीक है। लेकिन अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आएगी। और यही है आपका, इससे कहीं नहीं है। बस उसमें क्या है कि साइंटिफिक है तो उसमें लैंग्वेज थोड़ा साइंटिफिकली यूज करते हैं। जो हम लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं ना उसमें साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करते हैं हम। तो आप जैसे जैसे इसको, जैसे कि अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम ने बोला ना कि आरसीटी लिखा हुआ था, आरसीटी का मतलब आपको समझ में आ गया। इसी तरह जब आप पेपर पढ़ के आएंगे, छोटी छोटी चीजें पूछेंगे डेली डेली, तो हमें नया नॉलेज भी होगा और आपको लगेगा भी कि ये हमने पेपर में पढ़ा था, है ना। आपको नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, शुरू में किसी को भी नहीं समझ में आता, जो रिसर्च स्कॉलर है उनको भी नहीं समझ में आता है। लेकिन पेपर पढ़िए और जो दिक्कत हो उसको डिस्कस कीजिए कि हाँ ये लैंग्वेज लिखा था मैम तो मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। क्योंकि आगे हम लोग को उसको पढ़ना है, ठीक है। आगे हम लोग को सारा रिसर्च पढ़ना है। रिसर्च का क्वेश्चन जो आप नेट की तैयारी कर रहे हैं अब टफ आने लगा है, पहले थोड़ा इजी आता था रिसर्च का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए पेपर पढ़िए, पेपर आपको सिंपल सिंपल पेपर पढ़िए, मैं आपको भेज भेज दिया करूंगी अगर पेपर आपको पढ़ना होगा तो, जिससे आपको पता चले कि रिसर्च में क्या हो रहा है। ये सेम यही होता है कहानी। जब आप रिसर्च पेपर भी पढ़ेंगे ना तो इसी तरह का आपको मिलेगा, उसमें लिटरेचर रिव्यू का भी लिखा होगा। मैडम ये जो मोस्ट सर्चेबल वेबसाइट कौन कौन सी है रिसर्च में? देखिए ऐसे तो पबमेड सबसे अच्छा होता है, ठीक है। पबमेड। लेकिन अभी मैं नहीं बोलूंगी कि आप पबमेड में जाइए क्योंकि वो थोड़ा हाई फाई है। आप अभी गूगल स्कॉलर पे ही सर्च कीजिए पेपर को, और जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है, अगर आप कल को रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी आज से कीजिए ताकि आपका पीएचडी भी टाइम पे हो जाए, ठीक है। आपका सब कुछ पहले से पढ़ाई किया हुआ होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका सब कुछ पढ़ा हुआ होगा पहले से। तो आपको जो 1 साल का जो हम लोग का कोर्स वर्क होता है उसमें आप प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट कीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है ना। तो ये आपका टाइम भी बचाएगा। और रिसर्च जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि हमें कुछ लगता है कि हमने कुछ नया खोजा, कुछ नया, मतलब ये हुआ कुछ नया, हमने इन्वेंशन किया, कुछ नया डिस्कवरी हुआ, लगता है ना ऐसा। तो ये, और खास करके योगा का पेपर तो आजकल बहुत पब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि सेम यही पैटर्न पे आपको जो है आपका रिसर्च पेपर भी मिलेगा, कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको लास्ट में मिलेगा, कंक्लूजन आपको बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, डिस्कशन मिलेगा, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी मिलेगा कि एज ए रिसर्चर मेरे स्टडी का लिमिटेशन क्या है। तो इसमें बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे जो आपको पेपर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए ताकि आपको समझ में आए पेपर। तो ये रिसर्च प्रोसेस है। क्वेश्चंस इससे पहले बहुत आते थे, खास करके ये पहला स्टेप क्या होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, फेज के हिसाब से प्लानिंग, डेटा कलेक्शन, और तीसरा क्या है, तीसरा फेज है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो इससे क्या होगा आपको सोचने में, मतलब क्योंकि क्या होता है कि नेट में आपका कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, वो हमेशा इनडायरेक्टली तौर पे पूछते हैं। तो आपको ये सोचने में हेल्प करेगा कि पहला मेरा प्लानिंग था, फिर दूसरा मेरा डेटा कलेक्शन था, तो तीसरा मेरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था, ठीक है। बट मैडम ये बुक्स में अलग अलग तरह से स्टेप बताए गए हैं हाँ बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये क्या है ना, ये इसमें जो है देखिए पहले रिसर्च क्वेश्चन होता है, फिर हाइपोथेसिस बनाना होता है, फिर लिटरेचर, यस यस। हर क्वेश्चन हर, लेकिन मुझे लगता है कि हर बुक में अलग दिया है। कोई भी अगर आप 10 रिसर्च का बुक भी लेके बैठेंगे ना और उसमें देखेंगे रिसर्च प्रोसेस क्या है, तो उसमें सब में अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इग्नू के बुक से देखिए, वो उसको मानते हैं, मतलब वो जो बुक होती है ना
उसको यूजीसी नेट भी मानता है। तो मैं इग्नू से बुक से आपको एक बार कल करवा दूंगी कि उस बुक में कैसा, एक इग्नू का बुक है मेरे पास, तो उस बुक से मैं करवा दूंगी। तो उसमें ऐसे नहीं दिया है प्लानिंग, डेटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिकल है, उसमें वो सारा इग्नू भी पीएचडी कराता है ना उससे? नहीं, आपका जो एमए का बुक होता है ना, मास्टर्स का बुक, ओके, तो उसमें रिसर्च का आपका वैसे पीएचडी कराता है वैसे शायद कराता है इग्नू पीएचडी। लेकिन देखिए वो पीएचडी करने से ना कोई मतलब, इग्नू से पीएचडी या कोई कोर्स तभी कीजिए जब आप ऑलरेडी स्टेबल है। नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ, इग्नू से जो पीएचडी प्रोग्राम है वो सारे पार्ट टाइम है नहीं वहाँ पे? नहीं, पार्ट टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन इग्नू पीएचडी कराती है इतना तो मुझे एक बार गूगल सर्च करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। कराती है बहुत योगा में। मैम जैसे मेरा हमने क्वेश्चन लिया था डायबिटीज में मेडिटेशन का क्या इफेक्ट है ना, तो मैम इस पे और हम टूल्स ले रहे हैं, हम ले रहे हैं हाइपरटेंशन भी ले रहे हैं, यूरिन टेस्ट भी ले रहे हैं, और भी अदर टूल्स ले रहे हैं। तो मैम मेरे रिसर्च क्वेश्चन तो और भी बढ़ सकते हैं, केवल एक ही रिसर्च क्वेश्चन नहीं हो सकता, फिर मैं साथ में ये भी देख सकती हूँ। क्वेश्चन जो आप बनाते हैं ना, टूल्स जो है आपका लिटरेचर रिव्यू, जो आप प्रीवियस लिटरेचर रिव्यू करेंगे ना, तो आपको उसमें आइडिया लग जाएगा कि पिछला जो है जितना पेपर है उसमें रिसर्चर ने क्या क्या टूल लिया हुआ है। तो टूल्स के बेसिस पे हम रिसर्च क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं अभी मैं वेरिएबल्स पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, कि इफेक्ट क्या हुआ एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे, क्या इफेक्ट है, इस तरह से हम क्वेश्चन अभी ये पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो उसमें टूल्स जो है ना, जरूरी नहीं है आपको उसको टूल्स ऐड करना, नहीं तो वो तो फिर आपको छोटा सा सिंपल सा टाइटल बनाना होता है ना, ठीक है। जो आप जैसे आपका सूत्र होता है ना, जैसे पतंजलि योग सूत्र में क्या है, छोटा सा सूत्र होता है लेकिन उसमें बहुत सारी बातें होती है जी मैम। उसी तरह आपको रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन करना होता है कि एक छोटा रिसर्च क्वेश्चन बनाना है। हाँ बताइए मैम, 1 से 1.5 लाइन का होता है मैम, हम लोग ने किया था मैम। ठीक है, तो वो छोटा रिसर्च क्वेश्चन या जो आपका टाइटल होता है वो बिल्कुल सूत्र की तरह होता है कि आपको कम लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा चीज जो है एक आपके टॉपिक में दिखना चाहिए। और यहाँ जो रिसर्चर आपका, तो रिसर्च क्वेश्चन आपने बनाया है, ठीक है, तो टूल अगर आप उसमें टूल का कोई इस्तेमाल, टूल तो आपको अपना लिटरेचर रिव्यू से निकालना है। रिसर्च क्वेश्चन तो बस हम ये देखेंगे कि मेडिटेशन का क्या इफेक्ट है डायबिटीज पे, डायबिटीज टाइप 1 लिख लीजिए या टाइप 2 लिख लीजिए, ठीक है, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज, बस इतना हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, हमें टूल्स उसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो मैडम रिसर्च क्वेश्चन में हम ये सारा लिख सकते हैं फिर, कि जैसे आप कह रही हैं कि इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज एंड देन वी कैन, मतलब से बड़ा कर सकते हैं स्टेटमेंट को। जब आप रिसर्च देखिए, ये आपका टॉपिक, मतलब ये टॉपिक है, टाइटल ऑफ रिसर्च जो होगा ना, जो आप टाइटल बनाएंगे, ये टाइटल ऑफ रिसर्च क्वेश्चन अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा कि इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज टाइप 1 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल स्टडी, ये आरसीटी स्टडी, जो आरसीटी स्टडी अभी हमने डिस्कस किया, तो ये भी लिख सकते हैं हम, किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम दे सकते हैं, एज भी लिख सकते हैं वहाँ पे पेशेंट को जिनको हमने चेक। नहीं हॉस्पिटल देखिए, एज ए रिसर्चर जो है आपको सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना है, आप किसी का डेटा नहीं डाल सकते हैं, आपको एज ए रिसर्चर ये नहीं बताना है, ठीक है। नहीं तो वो कैसे मान लेंगे कि हमारा रिसर्च सही है, हम गलत भी डेटा दे सकते हैं उन्हें। नहीं मैं बताती हूँ आपको, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे, 1 मिनट प्लीज। मैम मैं अपना बोलूं, जो यही मैम जो टॉप मतलब हेडिंग जो रिसर्च पे हम लोग पे पढ़ाया गया मैम। ठीक, हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप लोग? नहीं मैम, मैं जो आप बोल रहे थे कि रिसर्च का जो वो होता है हेडलाइन कैसे डिजाइन किया जाता है, मैं वो मैं बोल रहा था कि मैं बोलूँ क्या, हमारे मतलब कराया जाता है ना ये रिसर्च। देखिए क्या होता है ना कि जब आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पकड़ने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब आप करते हैं ना, मान लीजिए आपने आरसीटी स्टडी लिख दिया, ठीक है, और आपने नहीं, ये बात तो समझ आएगी, स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट पे हमें काम करना है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं लिख रहे हैं तो वो कैसे मान लेंगे हमारे डेटा से, हम तो कुछ भी लिख सकते हैं।
नहीं अपने आप को प्रूफ करने के लिए अगर हमने कोई रिसर्च, देखिए मैं बताती हूँ आपको, जो रिसर्च है ना आपका, ठीक है, तो रिसर्च में क्या होता है कि एथिक्स होता है। आप मान लीजिए कि मैं आप मेरे सैंपल हैं, ठीक है, आपसे मैं आपका सारा डेटा ले ली कि आपका हाइट क्या है, वेट क्या है, आपको डायबिटीज है या नहीं, मतलब मैं इस तरह से आपको एज ए रिसर्चर मैं बोली कि प्लीज अपना आप डेटा दे दो, मुझे रिसर्च करना है, आप तैयार हो गए कि हाँ ठीक है आप ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो फिर मैं आपका जो है मैं आपके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी। अब मान लीजिए कि आपका डेटा जो मैं ली हूँ आप इस ग्रुप में डाल दूं MDYI वाले में, तो क्या ये इथिकल होगा? नो मैम, नहीं होगा ना, हम किसी का डेटा नहीं शेयर कर सकते। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि ये कैसे पता चलेगा, तब तो आप कुछ भी लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर जो है हायर अथॉरिटी बैठी हुई है। जब हम PhD करते हैं तो हमारा जो है प्रेजेंटेशन होता है, ओपन डिफेंस होता है, ठीक है। तो उस समय जहां पे जरूरत है वहां पे आपको बोलना है। इवन आप अपने थीसिस में भी लिखेंगे कि आपने किसी स्कूल में किया, कहाँ किया, वो थीसिस में हमको सब कुछ लिखना होता है, वो पूरा कहानी। यही बात मैं भी कह रहा था, यही कह रहा था कि कुछ ना कुछ प्लस तो हमें आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। प्लस मान लीजिए मैं स्कूल से की हूँ तो मुझे परमिशन लेटर दिखाना होता है कि ये प्रिंसिपल मैम ने मुझे इस स्कूल का इस टाइम पे, लंच के बाद, लंच के पहले, ये मतलब वो पूरा डिटेल लिखा होता है, वो स्कूल देती है आपको, और वो आपको अपने थेसिस में लगाना होता है। तो अब किसी का जब थेसिस देखते हैं ना तो आपको उसमें सब कुछ पता चलेगा। लेकिन हमें किसी का कोई भी, जैसे मैं किसी का डेटा ले रही हूँ, इवन आपका नाम, जैसे मान लीजिए मैं आप ही के ऊपर रिसर्च करने लगी, मैं सर्वे लिया आपका, आप लोगों के ऊपर कि मेरा सर्वे है, तो आप लोग फिल कीजिए, आपने अपना डिटेल दे दिया। तो इवन मुझे नाम भी, जो मतलब जो एनालिसिस होता है ना, जो हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, उसमें भी जो है हम नहीं दिखा, उसमें भी हमें नाम को कोडिंग करना पड़ता है, ठीक है, नाम को कोड करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ निधि जी है, आप लोग बहुत सारे लोग हैं, तो उसको हम कोड कर देंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब अपने हिसाब से कोडिंग हो जाता है, तो फिर वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए जाता है। क्योंकि ये क्या है कि हम किसी के भी जो है किसी का भी जो आपका जो प्राइवेसी है उसको हमें किसी को बताना नहीं होता है कि ये किसका डेटा है, ये क्या है ना। ये रिसर्चर का काम है, ये इथिक्स नहीं है, ये इथिकल, ये राइट नहीं है किसी के भी डेटा को डिस्क्लोज करना, ठीक है। तो ये आपका इतना रिसर्च प्रोसेस का ये कहानी है, 7 स्टेप में बटा हुआ है। कल एक बार मैं आपको इग्नू की भी बुक से जो ये खास करके जो प्लानिंग प्रोसेस है ना, इसमें क्या क्या होता है, ऐसे आप एक सिनॉप्सिस देखेंगे, मेरे पास होगा तो कल मैं आपको ये फॉर्मेट ही दिखा दूंगी कि प्लानिंग में हमें क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। फिर उसमें अप्रूवल कैसे होता है, फिर उसका हम कैसे फील्ड में जाके डेटा लैब में, फील्ड में, जैसा भी आपका रिसर्च हो, कैसे हम डेटा कलेक्शन करते हैं, और फिर जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जो है कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, क्या होता है। फिर उसमें जो है जैसे कि दो तरह का एनालिसिस मैंने आपसे कहा ना, कि एक जो है डिस्क्रिप्टिव होता है, मीन मीडियन मोड, एक हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इन्फरेंशियल होता है। इन्फरेंशियल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल देखा है, पता है क्या होता है? यस मैम, चुनाव से पहले जो इलेक्शन से पहले उसके एक तरह से संभावना चीजें बताइए, ठीक है, कि चुनाव के पहले जो इलेक्शन का रिजल्ट जो है, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, जो टीवी पे दिखाता है ना, उसको एग्जिट पोल बोलते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है इन्फ्लुएंशियल स्टडी समझने का। अब मान लीजिए कि हमने मिडिल वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद हमें ये भी तो देखना है कि ये तो हमने सैंपल पे किया, ठीक है, ये तो हमने 50 लोगों पे किया, ये भी तो देखना है कि भारत में जो है लाखों लोगों को डायबिटीज है, ठीक है। तो मेरा जो है डेटा उन लाख लोगों पे जो है क्या असर करेगा, तो उसको हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से देखते हैं। सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है उसमें सारा काम, कि जो आपने ये जो सैंपल पे किया आपने, ये पॉपुलेशन पे क्या असर करेगा। मतलब ये जैसे कि एग्जिट पोल में होता है ना कि बीजेपी जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा, हम चुनाव के रिजल्ट आने के पहले निकाल देते हैं एग्जिट पोल कि ये जीतेगा, है ना। उसी तरह हमें जो है, हमने जो छोटे से सैंपल पे किया है वो हमारा लार्ज सैंपल पे करेगा कि नहीं करेगा काम, उसका कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से निकालते हैं। उसको हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, उसको हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। उसमें अभी हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो ये जो है दो तरह की एनालिसिस होती है, एक जो है आपका डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में आप मिडिल वैल्यू निकालते हैं, और
इन्फ्रेंशियल में आप निकालते हैं कि वो पॉपुलेशन के ऊपर, जो छोटे से सैंपल पे आपने किया है, वो पॉपुलेशन पे कैसा काम करेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक है, तो ये जो है आपका रिसर्च प्रोसेस है, और इसको आप लोग ध्यान से जो है मतलब नोट डाउन कर लीजिए। कल एक बार मैं आपको इग्नू के बुक से पढ़ा दूंगी कि इसमें और क्या क्या स्टेप होते हैं। ठीक है, एक बार प्लानिंग का मैं आपको करवा दूंगी। ये सबको समझ में आ गया? जी मैम। ऐसा कोई हो जिसको नहीं समझ में आया हो? सबको आ गया समझ में? मैडम कुछ रिसर्च के लिंक शेयर कर सकते हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं कर दूंगी, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पढ़ के आना होगा। ठीक हाँ है, हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, चलिए। तो ये जो है आपका, चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये फेज 1 है, फेज 2 है, या फेज 3 है। मैं एक बार दिखा दूं प्रीवियस स्लाइड आपको। फेज 1 में क्या था हमारा? प्लानिंग। फेज 2 में क्या है? डाटा कलेक्ट। और फेज 3 में क्या है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको सिर्फ मुझे फेज बताना है कि ये फेज 1 है, ये फेज 2 है, या फेज 3 है। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको ये पढ़ के बताना है ये कौन सा फेज है। ठीक है, चलिए। ये पहला क्वेश्चन है कि अ रिसर्चर इज प्लानिंग वेरियस रिसोर्सेज टू कंडक्ट रिसर्च। प्लानिंग है। फेज 1 है मैम। फेज 1 किसी को लग रहा हो कि 2 और 3 है? 100% फेज 1 है? जी मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। A researcher has applied to get approval to conduct research from a competent authority. मैंने कहा था ना, बहुत सारा अप्रूवल लेना होता है, इथिकल अप्रूवल लेना होता है, यूनिवर्सिटी की अप्रूवल लेनी होती है, CTRI। तो ये सारे अप्रूवल लेकर के फिर हम डेटा कलेक्शन करते हैं। तो ये कौन सा फेज है? फेज 1 1 है मैम, डिजाइन के अंतर्गत आता है। ये कौन सा फेज है? रिसर्चर इज कॉन्टेक्टिंग फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई पार्टिसिपेंट फॉर रिसर्च। डाटा कलेक्ट। फेज 2। 1 मैम। प्लान मतलब 1 है। नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मैम। वो अथॉरिटी अप्रूवल तो ऑलरेडी मिल चुकी है ना। अप्रूवल तो मिल चुकी है ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, चलिए। आपका नंबर 1 भी फेज 1 है, नंबर 2 भी जो है फेज 1 है, और नंबर 3 भी आप फेज 1 बोल रहे हैं। नहीं, फेज नंबर 3 फेज 2 है। ठीक है, नंबर फेज 2 है। कोई ऐसा जिसको फेज 1 लग रहा हो? फेज 2 की फेज 1? मुझे रिसर्च अच्छा ठीक है, चलिए अपने अपने रिजल्ट पे आप लोग कायम रहिएगा। मैं आपको दिखा दूंगी क्या है, आपको बताती हूँ अभी। चलिए इसका बताइए। रिसर्चर इज मेकिंग टेबुलेशन ऑफ रिजल्ट एंड ट्राइंग टू इन्फर इट। फेज 3 मैम। फेज। ठीक है, मैंने कहा था टेबुलेशन कब बनाएंगे? जब हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा। ये फेज 3 में हो गया है ना। चलिए, अब ये है कि रिसर्चर हैज डिस्कवर्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल एनालाइजिंग द डेटा एंड प्लान टू चेंज द रिसर्च डिजाइन टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट वंस अगेन। ये क्या होगा? मैम ये 1 और 2 दोनों होगा मैम, फेज 1 और फेज 2, जहाँ तक मुझे लगता है मैम। 1 नहीं है, ये दोबारा से रिसर्च करनी पड़ेगी। 1 है? किसी हाँ, को नहीं लग रहा हो सकता है ये 3 होगा, क्योंकि वो एनालाइजिंग तो कर लिया है डाटा का, उसके बाद वो चेंज करना चाहता है डिजाइन, तो फिर फेज 3 होना चाहिए। नहीं तो फिर यस प्रॉब्लम आएगा तभी दोबारा वो एनालाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही चेंज हो गई ना मैडम। फिर रिसर्च हाँ, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही चेंज हो गई। देखिए इसमें 2 सेंटेंस है। एक तो है रिसर्चर हैज डिस्कवर्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल एनालाइजिंग द डेटा। ठीक है, तो एनालाइज डेटा उसका एनालाइज कर चुका है, तो उसको एक प्रॉब्लम उसने डिस्कवर किया है। ठीक है, तो एनालाइज डेटा का तो एनालिसिस हो गया, तो ये फेज 3 हुआ ना। सेंटेंस पढ़िए। रिसर्चर हैज डिस्कवर अ प्रॉब्लम व्हाइल एनालाइजिंग द डेटा, और डेटा के एनालाइजिंग में तो फेज 3 हो गया उसका। जी मैम। Plan to change the research design to conduct the experiment once again.
तो अब इसमें क्या है कि दूसरा सेंटेंस ये कह रहा है कि अब उसको जो प्रॉब्लम फेस किया है उस रिसर्चर ने, अब उसको ऐसा लग रहा है कि उसको फिर से डिजाइन चेंज करके फिर से प्लानिंग पे आना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए कि मुझे जो है डेटा एनालिसिस में कर रही हूँ, उसमें मुझे पता चला कि मेरा रिजल्ट गलत हो गया है, ये डिजाइन नहीं होना चाहिए था, और मैं फिर से जो है मुझे डिजाइन चेंज करने के लिए फेज 1 में जाना पड़ेगा ना। तो ये दोनों हुआ ना, ये आपका फेज 3 भी हुआ और फेज 1 भी हुआ। फेज 3 इसलिए हुआ क्योंकि उसने डेटा एनालाइज कर चुका है उसने, और फेज 1 इसलिए हुआ क्योंकि उसने जो है उसको फिर से फेज 1 में जाना होगा अपना डिजाइन चेंज करने के लिए, है ना, कि प्लान टू चेंज द रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन कहाँ चेंज करेगा, फेज 1 में जाकर के ना। आ रहा है समझ में? यस मैम। जी मैम, जी मैम। ठीक है, चलिए ये है आपका लास्ट है, ये अ रिसर्चर कम्युनिकेटेड द रिसर्च फाइंडिंग टू अ जर्नल फॉर पब्लिकेशन। फेज 3 होगा मैम, फेज 3 होगा, ठीक है। चलिए सबका क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो इसमें, या किसी को समझ में नहीं आया हो? और बनती है मैडम, ये जो ये कह रहा है ना, ये आपने कहा रिसर्चर हैज डिस्कवर्ड ए प्रॉब्लम व्हाइल एनालाइजिंग द डेटा एंड प्लान्स टू चेंज द रिसर्च डिजाइन। तो ये भी हो सकता है कि उसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सेम रहेगी, लेकिन वो डेटा चेंज के लिए दोबारा से जो है डेटा एनालिसिस करेगा। तो नहीं, डेटा चेंज नहीं बोल रहा है ना, ये देखिए ना इसमें लिखा हुआ है, एंड प्लान टू चेंज द रिसर्च डिजाइन। ये लिख रहा है ना, व्हाइल एनालाइजिंग द डेटा। हाँ, तो जब वो एनालाइज कर रहा था तो उसने एक प्रॉब्लम डिस्कवर्ड ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, रिसर्चर हैज डिस्कवर्ड अ प्रॉब्लम। तो डेटा के साथ भी प्रॉब्लम है ना इसको। हाँ, तो डेटा के क्या है ना कि तो हो सकता है आपका जो आप रिसर्च डिजाइन करते मैडम, एक मिनट में मैं बोलूं कुछ? हाँ बता, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि उसके साथ ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, रिसर्चर हैज डिस्कवर्ड ए प्रॉब्लम व्हाइल एनालाइजिंग द डेटा एंड चेंज द रिसर्च डिजाइन टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट वंस अगेन। ये भी हो सकता है कि रिसर्च प्रॉब्लम चेंज नहीं करेगा, वो डेटा दोबारा से कलेक्ट करेगा, या डेटा दोबारा से लेगा। हाँ, तो जो भी, अगर मान लीजिए आपको दोबारा से भी डेटा चेंज करना है तो आपको अपने प्लानिंग प्रोसेस में जाना होगा ना। आप फेज 1 में तो आप देखिए, इसको ऐसे समझिए, आपको एक घर बनवाना है, ठीक है, घर बनवाना है। मान लीजिए कि आपने घर का जो है मैं बात करता हूँ। जैसे हमने घर बनाना, आप कह ठीक करे, हमने जो ऑलरेडी सपोज करो फेज 1 है उसका जो है हम जो वो करते हैं ना, नीचे क्या करना चाहिए, घर जब बनाए बेस जो बनाते हैं, हमने बेस बनाया, बेस उसका फेज 1 है। बाद में हमने जो उसको पूरा आधा बना दिया, आधा कंप्लीट कर दीवार, फिर मुझे पता चला कि बेस तो ठीक है, इसके प्रॉब्लम जो है बीच में है, बीच के पार्ट में है। नहीं, तो मैं दोबारा से एक मिनट मैं आपको समझा रही हूँ, पहले आप सुन लीजिए, एक अच्छे लिसनर बनिए, ठीक है। पहले आप सुन लीजिए कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आपको एक घर बनाना है, मान लीजिए आपने बोला कि मुझे नॉर्थ ईस्ट में पूजा का घर बनाना है, जो है साउथ में मुझे किचन बनाना है, ठीक है, और ईस्ट में मुझे जो है बेडरूम बनवाना है, ठीक है। फिर मान लीजिए कि सब कुछ फाइनल हो गया, आपने मैप बनवा लिया। अब बाद में मान लीजिए कि आप ये जो है किसी ने कहा कि नहीं साउथ में किचन नहीं होना चाहिए, वहां पे जो है तुम कुछ और बनवा लो, तुम बाथरूम ही बनवा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप फिर डिजाइन चेंज करने के लिए फिर जो है जब उसको एक्सचेंज करेंगे, बाथरूम को किचन और किचन को बाथरूम करेंगे, तो आपको प्लान में जाना पड़ेगा ना, फिर से उसको प्लान चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी तो है ही, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो भी तो पॉसिबिलिटी है, जो मैं बता नहीं पॉसिबिलिटी है ना, उसने देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, एंड प्लान टू चेंज द रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन कहाँ चेंज करेगा वो, उसको रिसर्च डिजाइन चेंज करना है ना। इसमें बिल्कुल देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि प्लान टू चेंज द रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन को चेंज करने के लिए, जैसे मैं आपको अभी घर का एग्जांपल दी, आपको फिर से मैप बनाना पड़ेगा ना। उस प्रीवियस मैप पे तो काम नहीं होगा कि आपने कितना सेंटीमीटर लिया था, कितना स्क्वायर। तो ये चीज कह रहा है यहाँ पे, तो ये जो है मैडम, रिसर्च डिजाइन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें साफ साफ लिखा है ना कि ये रिसर्च डिजाइन लिखा हुआ है। अगर रिसर्च डिजाइन नहीं लिखा होता तो फिर आप सोचते इस तरह की बातें, ठीक है। तो ये दोनों है, ये आपका फेज 3 भी है और ये फेज 1 भी है, ठीक है।
और बहुत बार ऐसा होता है, हमारे यूनिवर्सिटी में खुद ही एक भैया है, उन्होंने सारा रिसर्च कर लिया और डायबिटीज पे ही किया, उसके बाद जो है उनका रिसर्च जो है वैलिड नहीं था, वो फिर से रिसर्च किया उन्होंने, उनको मतलब 8 साल से ज्यादा लग गया रिसर्च करने में। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारा प्लानिंग और डेटा कलेक्शन और इसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और हमें फिर से चीजों को करना पड़ता है। बहुत बारी होता है ऐसा रियल लाइफ में। देखिए ये कहानी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं तो बिल्कुल सीन अलग होता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत होता है। चलिए, ये सबको पता चल गया। जैसा हमने बोला था फेज 1 आपका देखिए ये है फेज 2 थर्ड वाला, रिसर्चर इज कॉन्टेक्टिंग फ्रेंड। ये आपको क्यों, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कॉन्टेक्ट कब करूंगी, जब मेरा प्लानिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो मुझे रिसर्च के लिए अप्रूवल मिल चुकी है, जब मुझे हाँ, जब मुझे अप्रूवल मिल जाएगा तो मैं डेटा कलेक्शन के लिए फिर मैं कांटेक्ट करूंगी ना कि हाँ मुझे डायबिटीज के पेशेंट चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिए कहाँ मुझे सैंपल मिलेंगे, आप मुझे बता दीजिए। तो ये मैं कब करूंगी, जब मेरा फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है सेकंड है। बाकी सब आपने ठीक ठीक बताया, ये जितना भी बताया है इसमें कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो रहे थे। तो रिसर्चर तभी तो कांटेक्ट करेगा ना अपने फ्रेंड को जब उसे जो है उसका फेज 1 कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? हाँ जी, यस मैम। किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो? मैम वो आंसर का जो स्लाइड था वो ठीक है मैम। अच्छा, नहीं, आप बताइए कौन सा स्लाइड जिस पे आंसर थे ना मैम फेज 1 के, ये फर्स्ट। अच्छा, ये वाला। यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ये आपके आंसर्स है। और कल वाला रह गया, टाइम हो गया है हम लोग का, तो उसको ऐसा करती हूँ, मैं आपको ग्रुप में ही डाल देती हूँ, आप लोग करके आइएगा, फिर हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। मैम नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, आगे जी करिए। ठीक है। मैम आप क्लास लेना चाहे ले सकते हैं, मेरे यहाँ वाईफाई नहीं काम कर रहा, मेरी क्लास है नहीं आज। अच्छा, तो आप इनसे पूछ जी। लीजिए कि आगे और पढ़ने का मन है, मैं कंटिन्यू करूँ या फिर मैं यही स्टॉप कर दूँ? आप ही पूछ लो मैम नहीं बच्चों से, मैम, स्टॉप मेरी तो कर क्लास है दीजिए। नहीं। हाँ, नहीं, क्योंकि मुझे कंटिन्यू कर रहा था। ठीक है, मैं नहीं, आपको ये ग्रुप में होमवर्क दे देती हूँ, अभी बैठ के ये होमवर्क कीजिए। ये टाइप्स ऑफ रिसर्च लिख के लाना है आपको। कल के क्लास में ये हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस है कि ये कौन सा रिसर्च है, बेसिक है, अप्लाइड है, जो मैं आपको सारा पढ़ाई हूँ ना, ये आप करके लाएंगे। अभी बैठ के कीजिए, कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, चलिए मैं अभी भेजती हूँ आपको ग्रुप में। चलिए प्रेयर करा लीजिए। अभी तो क्लास में ही है ना जितेंद्र जी? फिर तो नहीं मैं वो लेफ्ट हो गए। अच्छा, लेफ्ट हो गए तो ठीक है, चलिए कोई प्रेयर करवा दीजिए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, आंखों को सरलता पूर्वक बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सॉरी मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू है। लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। मैम आपका नोट से ड्राइव में नहीं है क्या?